बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर का सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड देन कोरिलेशन। नाउ कम्स टू द टॉपिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन। रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशन। जी, अब इसका मकसद क्या है कि रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक अलग वीडियो में कि रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स, कंपैरिजन इसमें दो वेरिएबल्स का ही होगा इस चैप्टर में, एक एक्स और एक वाई। एक्स एंड वाई, इन दो वेरिएबल्स का ही या तो हम उनकी लीनियर रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, रिग्रेशन यानी कि डिपेंडेंसी चेक करेंगे, एक्स की वाई पे है या वाई की एक्स पे है, या अगर कोरिलेशन की बात करें तो हम एक्स और वाई दोनों का रिलेशन फाइंड करेंगे। जी, रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज फैमिली इनकम्स एंड फैमिली एक्सपेंडिचर्स फॉर हाउसिंग इज़ अ फेमिलियर वन। जी, अब इसमें फैमिली इनकम हो या फैमिली एक्सपेंडिचर्स हों, इसका आपस में रिलेशन तो है, ये सबको पता है कि इनकम का एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है। रिलेशन इन दोनों में बहुत गहरा मौजूद है कि इनकम आती है तो खर्चे हमारे पूरे होते हैं। We now distinguish between a functional relation and a statistical relation. अब हम एक फंक्शनल रिलेशन और स्टैटिस्टिकल रिलेशन इनके दरमियान हम पढ़ेंगे कि स्टैट्स इनको कैसे डील कर रही है। जी, अब फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान फंक्शनल रिलेशन क्या है, फंक्शन उनमें क्या होगा। अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ अ परफेक्ट रिलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ यूनिकली डिटर्मिन्ड, जिसमें हम अच्छा, अब जब हम दो वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं एक्स और वाई, इनमें से एक डिपेंड कर रहा होगा, एक डिपेंड कर रहा होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे हम चेक करेंगे। अब इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर्स इसमें होगी, इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होगा, इनकम। इनकम ने तो अपनी मर्ज़ी से ही बढ़ना है या कम होना है, या उसको बढ़ाने वाले कम या ज़्यादा करेंगे। और डिपेंडेंट कौन है, हमारे खर्चे, फिर हम खर्चे उसके मुताबिक करेंगे जितनी हमारी इनकम होगी। तो एक लीनियर रिलेशन हम फंक्शन की फॉर्म में जब उसको ले आते हैं तो वो हमारा एक फंक्शनल फॉर्म है दो वेरिएबल्स के दरमियान। जी, ये जस्ट एक बार रीड करने के लिए था, ऐसा जिसमें से याद नहीं करना आपने। स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, a statistical relation is a relation where the value of the dependent variable is not uniquely determined when the level of independent variable is specified. A statistical relation unlike, ये भी जस्ट आप एक बार रीड कर लें, ऐसा जिसमें भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार रीड लेकिन आप ज़रूर कर लें। कैजुअल रिलेशन इसमें क्या है, एंड अदर फैक्टर टू कंसिडर इज़ वेदर अ कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स in the example of steel output and labor input. It is clear that a causal relation does exist करता है कि the number of workers will influence the number of tons of steel produced, कि number of workers जो हैं, workers की तादाद वो मुतासिर करेगी number of tons ऑफ स्टील प्रोड्यूस, यानी कि स्टील प्रोड्यूस करने में वर्कर्स की तादाद काउंट करेगी इसमें, यानी कि उनमें कैजुअल रिलेशन भी है। There is also a causal relationship between hours of sunshine and the rate of growth of tulips. जी, जितने घंटे सूरज की रोशनी पड़ेगी उतने ही ट्यूलिप की ग्रोथ होगी, उतने ही रेट से ट्यूलिप की ग्रोथ होगी, ये भी इसमें रिलेशन मौजूद है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पेज नंबर 182, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, ये आपने एक बार यहाँ से सारा रीड करना है, उसके बाद आगे ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। वन ऑफ द मोस्ट common and important task that statisticians must face is to determine the existence and nature of relationship between variables in a problem. We are interested in relationships between variables because we may often possess information about some variables and wish to use that information to draw conclusions about another variable. जी, अब इसमें हम
एक वेरिएबल की मदद से दूसरे के हम निकाल सकेंगे। यहाँ से देखें ज़रा आप, यहाँ पे क्या लिखा है, द रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एन एवरेज रिलेशनशिप, जिसको हम लीनियर रिलेशनशिप भी कहते हैं, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच अलाउज द इन्वेस्टिगेटर टू एक्सप्लेन एंड predict, and this is in a sense that the best possible approximation. The regression analysis provide an equation that can be used for estimating the average value of one variable from given values of other variable. यानी कि हम जब हमारे पास एक लाइन आ जाती है ना रिग्रेशन की, तो हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, जो हमारा डिपेंड कर रहा है वेरिएबल, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन याद करनी है, सिंपल रिग्रेशन। द सिंपल रिग्रेशन इज अ रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल। जी, क्या लिखा है इसमें, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द सिंपल रिग्रेशन इज़ अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है डिपेंडेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंस की वेरिएबल की वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बाय यूजिंग आर गिविंग इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इन स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इफ ओनली टू वैल्यूज़ आर इन्वॉल्व्ड। अगर सिर्फ इसमें दो ही वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, ये आप रहने दें, ये काट दें, सिर्फ यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। सिंपली इसमें यही लिखा गया है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं और डिपेंडेंट वैल्यू भी कहते हैं, डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल भी कहेंगे। वो डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और ये जो डिपेंडेंट है ये रैंडम वेरिएबल होता है। देखिए लिखा है डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट है वो नॉन रैंडम वेरिएबल है। जी स्टूडेंट्स, अभी रिग्रेसर की डेफिनेशन हम करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी। द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन इज कॉल्ड द रिग्रेसर। एक ऐसा वेरिएबल जो बेसिस प्रोवाइड कर रहा है एस्टिमेशन की, प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्ट करना एस्टिमेट करने के ही इक्वल होता है प्रिडिक्शन करना, इज कॉल्ड द रिग्रेसर, इसको हम रिग्रेसर कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द प्रिडिक्टर वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये सब इसके नाम हैं। प्रिडिक्टर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये सब किसके नाम हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। यानी कि आपके सामने अगर मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ y ऑन x, इसमें y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y डिपेंड हुआ और x इंडिपेंडेंट। अभी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, इसके ये मुख्तलिफ नाम हैं, उसको रिग्रेसर भी कहते हैं, ये x को कह रहे हैं जो बाद में हैं। जो इंडिपेंडेंट है रिग्रेसर भी इसको कहते हैं, प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी, और इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय x। मोस्टली y ऑन x ही इक्वेशन यूज़ होती है। जी स्टूडेंट्स, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अक्सर पेपर में रिग्रेसर, रिग्रेसेंट, इनमें से ज़रूर आती हैं डेफिनेशंस। रिग्रेसेंट की बारी है, द वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द रिग्रेसेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स। अब इसमें y का जिक्र हो रहा है, रिग्रेसेंट का मतलब है कि y का जिक्र है। एज द रिस्पॉन्स, इसके मुख्तलिफ नाम है, रिस्पॉन्स वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। देखिए आपने नोट किया होगा इन सब के एंड में डी आ रहा है, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, इधर से प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, यानी कि जब इस तरह का जिक्र हो, प्रिडिक्टर हो तो ये है, प्रिडिक्टेंट हो तो ये है, एक्सप्लेनेटरी हो तो ये है, एक्सप्लेन्ड हो तो ये है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये आपने ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट इसको जस्ट आप एक रीड कर लें, सच के इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट रिग्रेशन फंक्शन, ये भी सच इतना नहीं है। आप रिग्रेशन कर्व भी एक बार देख लें, जस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। कर्व फिटिंग में क्या है, कर्व फिटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग from an observed sample the parameters of the population regression function of a response variable on a regressive variable.
कर्व फिटिंग क्या होगा? एक प्रोसेस होगा ऑफ एस्टिमेटिंग फ्रॉम एन ऑब्जर्व सैम्पल। एक सैम्पल हमें गिवन होगा, उससे एस्टिमेटिंग का एक प्रोसेस है। द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑन अ रिग्रेसर वेरिएबल। जी, इसमें लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, लीस्ट स्क्वायर फिट, ये जस्ट एक बार आप देख लें, रीड कर लें। लीस्ट स्क्वायर फिट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से देख लेना। स्कैटर डायग्राम क्या होती है? द स्कैटर डायग्राम इज़ a set of points in a rectangular coordinate system where each point represents an observed pair of values to aid in determine। यानी कि हमने एक ग्राफ में कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं, एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो। इसमें जब हम अपनी प्लॉटिंग करते हैं, डॉट्स लगाते हैं, तो इसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 184, इस पे कुछ नहीं है। 185 पे आ जाए। 185 में है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ़ द सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल y एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल x। देखें, बात वही है कि y ऑन x को ही वर्डिंग में लिखा हुआ है कि सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब कर रहा है? डिपेंडेंस ऑफ दिस वेरिएबल। इस वेरिएबल को मुख्तलिफ नाम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, इसको कह रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ दिस वन वेरिएबल एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम नॉन रैंडम वेरिएबल एक्स। देन द रिग्रेशन इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे जब हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट की फॉर्म में, लीनियर फंक्शन की फॉर्म में लिख दें। और वो लीनियर का फंक्शन क्या है? इसको ये है इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। इसको हम यहाँ पे y भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम y भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स विच एम्प्लॉयज़ दैट, ये सारा बेशक या एक बार मैं आपके सामने रीड कर लेती हूँ, आपको पता होना चाहिए लिखा क्या है। विच एम्प्लॉयज़ दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस वन व्हेन, यानी कि अल्फ़ा जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। वैन कब? जब x ज़ीरो हो जाए। अगर x की जगह ज़ीरो हो जाएगी, पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो अल्फ़ा इसके बराबर हो जाएगा ना, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। वैन x इज इक्वल टू ज़ीरो दस अल्फ़ा इज़ इंटरसेप्ट। ये जो अल्फ़ा है ना इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। इस जगह पे जो x के साथ जो होता है वो अलग चीज़ है, जो प्लस हो रहा है इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ऑफ द लाइन अलॉन्ग y एक्सिस। द बीटा इंडिकेट द चेंज इन द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y पर यूनिट इंक्रीज इन x। जी, अब मैं अल्फ़ा और बीटा का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक पॉइंट बताने लगी हूँ कि बीटा क्या है। बीटा इंडिकेट द चेंज इन द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि y में चेंज, y जो वेरिएबल है ना डिपेंडेंट, इसमें चेंज को मेजर करता है बीटा। ये बीटा है ना, इससे हम बता सकते हैं कि इसमें कितना चेंज आएगा बाय इंक्रीजिंग 1 यूनिट इन x, यानी कि x को 1 यूनिट अगर बढ़ा दें तो y में कितना चेंज आएगा, कितना इंक्रीज़ होगा, बीटा हमें बताएगा, या कितना डिक्रीज़ होगा। जी, अब इसमें अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इंटरसेप्ट है ऑफ द लाइन अलोंग y एक्सिस। अब आपको पता ना ये डायग्राम ऐसे होती है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। y एक्सिस में कहाँ तक जाना है हमारा, वो लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे है या ऐसे है, कहाँ तक जाना है, ये अल्फ़ा हमें बताएगा। अल्फ़ा हमें बताएगा कि हमने कहाँ तक उसको ऊपर ग्राफ को लेकर जाना है। क्लियर? ये दोनों इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, ये बीटा की एक्सप्लेनेशन और अल्फ़ा की एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये आप जस्ट एक बार रीड कर लें, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है डेफिनेशन के लिहाज से। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसमें ये भी आप जस्ट रीड कर लें कि इसका मॉडल क्या है। मॉडल आपका वही जो इक्वेशन लाइन है वही हमने पढ़नी है। नेक्स्ट आप आ जाएँ पेज नंबर 188 पेज पे ये एक हाईलाइट है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। इफ़ x1 xy x2 xy so on xn yn are n pairs of observation on two variables x and y, then the covariance denoted by sxy। तो इसका कोवेरियंस क्या होगा? ये तो पेयर्स है ना सारे बने हुए, तो एस एक्स वाई, इसका कोवेरियंस क्या होगा? ये फार्मूला समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई n, I is equals to 1 to so on n।
जी, उसके बाद ये हमारा ये हो गया, आपने इसको जस्ट एक बार देख लेना, एग्जांपल्स हैं, इसके थ्योरम हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन, ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, ये बड़े ध्यान से आपने ये तैयार करनी है। द सम ऑफ रेजिडुअल इज़ ज़ीरो, यानी कि समीशन ई ज़ीरो के बराबर होता है। ये ई क्या है? ई मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ई हमारे पास ऐसे आता है, मैं इस एग्जांपल के मुताबिक आपको बताती हूँ कि अगर एक्स का कॉलम मौजूद है, वाई का कॉलम मौजूद है, तो ई कैसे निकलेगा? पहले आपने ई का फार्मूला है वाई माइनस वाई हैट। वाई क्या है? वाई ये कॉलम है, तो वाई हैट कहाँ है? वाई हैट का कॉलम हमने खुद बनाना है। कैसे? वाई हैट की इक्वेशन को यूज़ करके। वाई हैट की इक्वेशन यही है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, उसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करके और एक्स की जगह बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास वाई हैट का पूरा कॉलम बनता जाएगा। वाई का कॉलम मौजूद है, वाई हैट का कॉलम मौजूद है, दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो वो ई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। समीशन ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, द सम ऑफ रेजिडुअल इज़ ज़ीरो, दैट इज़ summation e is equals to 0. However, rounding errors may of course be present in any particular case. Hence, in minimizing summation e square, the least square method automatically set summation e is equals to 0. Next इसकी property है the sum of observed value y equals the sum of fitted values y hat, यानी कि y का कॉलम तो आपको पता ना जो क्वेश्चन में गिवन होता है, उसका सम किया जाए तो y हैट के कॉलम का सम किया जाए, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। आप यहाँ पे देख लें इस एग्जाम्पल में कि y का सम ये है और y हैट के कॉलम का सम ये है, दोनों आपस में इक्वल हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द मीन ऑफ फिटेड वैल्यू वाई हैट इज़ द सेम एज द मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड, यानी कि उनका मीन भी अगर लें ना वो भी आपस में बराबर होगा। वाई बार इज इक्वल्स टू वाई बार हैट। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है, ये भी आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। समीशन वाई हैट माइनस वाई बार इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आपने करनी है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल, यानी कि समीशन ई स्क्वायर। समीशन ई का तो आपको पता ना, समीशन ई तो ज़ीरो है, समीशन ई स्क्वायर क्या है? समीशन ई स्क्वायर इज़ मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू और इसका ये फार्मूला है, ये आपको फार्मूला आना चाहिए। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन्स, यानी कि जो रिग्रेशन लाइन है ना, जो आप लाइन निकालेंगे, जो ग्राफ में आपके पास ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, जो लाइन आपने निकालनी है वो हमेशा एक्स बार वाई बार से गुजरती है, इन पॉइंट से पास करती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जर्व डाटा दैट इज़ व्हाट व्हेन एवर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बार वाई हैट इज इक्वल्स टू वाई बार, यानी कि वो लाइन हमेशा इस पॉइंट से पास करेगी। उसके बाद आप और स्टूडेंट्स ये कैसे पता चलेगा कि वो लाइन इससे पास कर रही है? आपके पास कोई भी इक्वेशन निकली है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास रिज़ल्ट निकला है, ये रिज़ल्ट निकला है, इस आंसर में x की जगह पे x बार पुट करें, y की जगह y बार पुट करें, तो याद रखना लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि प्रूव हो जाएगा ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। x की जगह x बार, y हैट की जगह y बार पुट करें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन वाकई इस पॉइंट से गुजर रही है, इसलिए उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया है। जी, अभी नेक्स्ट आगे एग्जांपल्स हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको किसी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। नेक्स्ट कोडिंग एंड स्केलिंग, ये ज़रा आप देख लें, ये भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा है। इन मैनी केसेस द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड स्केलिंग बाय अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन सिंप्लीफाई द जॉब ऑफ एस्टिमेटिंग द रिग्रेशन लाइन और कर्व, कि आप इसमें अगर b का ये फार्मूला है b y ऑन x का, तो u कैसे आपने लेना है? u आप ले सकते हैं x माइनस a ओवर h। अब a क्या है? a आपने खुद से एक वैल्यू एज्यूम की होती है x माइनस a ओवर h, और यहाँ पे y माइनस समथिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है डिवाइड बाई k। ये आपका ये जो प्लस माइनस कर रहे होते हैं इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं, जो डिवाइड में आ रहा हो ये मल्टीप्लाई उसमें को हम चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। तो कोडिंग एंड स्केलिंग इसी को कहेंगे कि हम कुछ प्लस माइनस करें और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उससे हमारी थोड़ी सी कह लेंगे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी।
नेक्स्ट आपने इसमें देखना है, आई थिंक इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। 14.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम है कोई, आप तब भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है 199 पेज पे सिंपल लीनियर कोरिलेशन। जी, रिग्रेशन का टॉपिक हो गया ख़त्म, जिसमें हमने डिपेंडेंसी चेक करनी है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर। कोरिलेशन क्या है? द सिंपल लीनियर कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ आर क्लोजनेस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप के रिलेशन मैयर करता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। स्ट्रेंथ और क्लोजनेस के रिलेशन क्या है, उनमें उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी रिलेशन की ताकत कितनी है, क्लोजनेस उनमें कितना है बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वही हो सकते हैं एक्स वाई, यानी कि हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, वगैरह वगैरह। द पर्पस ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन इज़ टू डिटर्मिन वेदर आर नॉट टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। मकसद क्या है लीनियर सिंपल लीनियर कोरिलेशन फाइंड करने का? टू डिटर्मिन वेदर आर नॉट टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, कि उनमें रिलेशन है या नहीं। दैट इज़ वेदर वन वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल इंक्रीज, यानी कि एक के बढ़ने से क्या दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, क्या रिलेशन है इनमें। द कोरिलेशन एनालिसिस इज परफॉर्म्ड कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स। इन दो एस्पेक्ट्स को हम ज़हन में रखते हैं कोरिलेशन फाइंड करने के दौरान। इट measures the closeness of the linear regression to the distribution of observations of a dependent variable with associated value of an independent variable। कि वही जो y on x हमने पहले रिग्रेशन लाइन फाइंड किया, अब उन्हीं y x के दरमियान हम जो एक जिनमें से एक डिपेंड कर रहा होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, उन दोनों के दरमियान क्लोजनेस मैयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक ये चीज़ क्लोजनेस आपके जहन में होना चाहिए कि हम ये मैयर कर रहे हैं, दूसरा क्या मैयर कर रहे हैं? इट मैयर्स द डिग्री एक्सटेंट और स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ को मैयर कर रहे हैं ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान कोवेरिएबिलिटी यानी स्ट्रेंथ एंड इसको मैयर कर रहे हैं। ये दो चीज़ें मैयर करने का नाम कोरिलेशन है। अब इसकी डेफिनेशन में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक या आगे तक भी लिख सकते हैं, बिटवीन यहाँ तक लिख लें आप। ठीक है, यहाँ तक लिख लें। एक लाइन अगर अगली बीच से लिखनी है तो वो भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, इसका प्लस पॉइंट ही है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, नो कोरिलेशन क्या है, इसको इंटरप्रेट किया है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया कोरिलेशन, या उसको डायरेक्ट का नाम देंगे अगर इफ़ द टू रैंडम वेरिएबल्स टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, यानी कि इंक्रीज आर डिक्रीज साइमल्टेनियसली, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। दैट इज़ द कोरिलेशन इज पॉजिटिव इफ़ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस हैव पॉजिटिव स्लोप्स। और एक ये भी मैं आपको बता दूं, आर का जो साइन है ना, वही बी का, बी जो आपने पिछली रिग्रेशन में बी निकाला था ना, वाई ऑन एक्स के लिए भी एक बी होगा और एक्स ऑन वाई के लिए भी एक बी होगा। उन दोनों का आपको पता है कि सेम साइन होता है, दोनों बी के सेम साइन होते हैं और आर का भी वही साइन होता है। वो यही कह रहे हैं कि अगर रिग्रेशन कोरिलेशन पॉजिटिव तब होगी जब रिग्रेशन लाइंस के स्लोप्स पॉजिटिव होंगे, यानी कि बी दोनों बी पॉजिटिव हैं तो ये आर भी पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इसको कहते हैं। द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट पॉजिटिव इफ द रिलेशन बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल इज परफेक्टली लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव कोरिलेशन इसमें क्या होगी? द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव या इनवर्स, उसका दूसरा नाम है। पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव या इनवर्स। इसमें एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है, इन्वर्स इनमें रिलेशन होता है, इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। इफ़ द टू रैंडम वेरिएबल्स टेंड्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, वन रैंडम वेरिएबल डिक्रीजेज एज द अदर रैंडम वेरिएबल इंक्रीजेज, दैट इज द कोरिलेशन इज नेगेटिव इफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हैव नेगेटिव स्लोप्स। अच्छा, अब इसमें कोरिलेशन नेगेटिव तब होगी जब दोनों बी, लीनियर रिग्रेशन के दोनों लाइन के दोनों बी नेगेटिव होंगे, तो इट मीन्स आर भी नेगेटिव है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? द कोरिलेशन, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, ये भी याद करनी है, ये भी याद करनी है, और नो कोरिलेशन भी आपने एक्सप्लेन करना है कि नो कोरिलेशन का मतलब क्या है। द कोरिलेशन इज सेड टू बी perfect negative if the relationship between the two random variables is perfectly linear with negative slopes. G. No correlation if one least square regression line is horizontal and the other least square regression line is vertical, then there is no relation between the two random variables. तो दोनों random variables में कोई relation मौजूद नहीं है।
कोरिलेशन एनालिसिस क्या है ये आप जस्ट एक बार रीड कर लें, कोई ऐसा डेफिनेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका ये फार्मूलास हैं, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के ये फार्मूलास हैं। आपको पता है आर के डिफरेंट फार्मूलास हैं, ये भी है, ये भी है, ये सारे आर के फार्मूलास हैं। मोस्ट यूज़ हम लोग ये फार्मूला वैसे करते हैं, लेकिन हमने गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टी है आर एक्स वाई बराबर है वाई एक्स। ये पहले भी पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि आर चाहे एक्स वाई हो या आर वाई एक्स हो, दोनों आपस में इक्वल हैं, या चाहे आर यू वी हो या चाहे आर वी यू हो, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है आर इज़ द कोवेरियंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई measured in standard units. R is equals to covariance of this one as zx zy. चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब R पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का कोई असर नहीं होता। The value of R remains unchanged if constants are added to or subtracted from the values of the variable, or if the values of the variable are multiplied or divided by constants having the same sign, but the value of R changes in sign only if the values of the variables are multiplied or divided by constants having opposite signs. अगर इनमें आर में हम चेंज कर लें एक्स वाई जो वेरिएबल हैं उनको चेंज ऑफ ओरिजिन कुछ प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, तो उससे नए जो वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल यू वी का नाम दिया है उनसे भी आर सेम ही निकलेगा। 4 प्रॉपर्टीज़ की है आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। आर हमेशा -1 एंड +1 के दरमियान लाई करेगा। 5वीं इसकी प्रॉपर्टी है आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स BYX एंड BXY। ये आपको पहले भी पता है, R बराबर होता है ±√BYX मल्टीप्लाइड बाई BXY, यानी कि यहाँ पे ये B दोनों इक्वेशन के हैं, ये Y ऑन X का और ये X ऑन Y का, दोनों का आपको पता है साइन सेम होता है। इसलिए अगर दोनों का साथ माइनस आ जाए, अंदर हम यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस लगा दें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो आर का आंसर तो फिर प्लस आ गया, लेकिन इसका और इसका साइन सेम होना ज़रूरी है। इन दोनों का माइनस है तो बाहर आप ये माइनस को एक्टिवेट कर लें और अंदर इसको मल्टीप्लाई करें और फिर आपका आर का आंसर भी माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें R इज़ इक्वल्स टू +√BYX मल्टीप्लाइड BXY, और ये पॉजिटिव के लिए हम यूज़ करेंगे और ये नेगेटिव के लिए वो उसी को एक्सप्लेन किया गया है। R इज़ 0 व्हेन वन ऑफ द वेरिएबल X or Y इज़ कांस्टेंट। जी आगे ये एग्जांपल्स हैं, इनमें से अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। नाउ ये एक्सरसाइज है। नाउ स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 14.2 यानी कि इसके MCQs के लिहाज से प्रिपरेशन मैं करवाने लगी हूँ। MCQs अगर आ जाते हैं तो आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं, क्या MCQs हो सकते हैं। द डैश इज़ अ रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल। तो डिपेंडेंसी हम किस में चेक करते हैं, ये एक अकेला रिग्रेशन ही है जिसमें हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं एक वेरिएबल की जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल पे जो कि इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल है। ये रैंडम वेरिएबल है और ये नॉन रैंडम वेरिएबल। ये अपने नाम बड़े ध्यान से याद करने हैं कि जो y है जिसको हम y ऑन x होता है, y डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल होता है। The variable that forms the basis of estimation is called, ये क्या होता है, वो वेरिएबल जो कह लें कि एस्टिमेशन की बेसिस फॉर्म करता है उसको हम रिग्रेसर कहते हैं। रिग्रेसर यानी कि जिसको हम कह लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एक्स जो है वो इसकी फॉर्म बनाता है एस्टिमेशन की। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है
डेफिनेशन है MCQ के लिहाज से ही है। द वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेसेंट। वो वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड कर रही होती है अपॉन द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिजल्टिंग वैल्यू पर डिपेंड, कौन सा डिपेंडेंट, यकीनन कर रहा होगा डिपेंडेंट को रिग्रेसेंट कहते हैं। The dash diagram is a set of points in a rectangular coordinate system। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एक स्कैटर डायग्राम ही हमारे पास होती है, स्कैटर डायग्राम। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ए एंड बी ऑफ द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। ये एस्टीमेट्स होते हैं, ये जो अल्फा बीटा है ना, ये ओरिजिनल पैरामीटर्स हैं और ए बी जो हैं वो इनके एस्टीमेट्स हैं, यानी कि हमने इनके अल्फा बीटा तो एक पॉपुलेशन के रिजल्ट्स होते हैं ना, और ए बी कहने के सैम्पल के रिजल्ट्स हैं, तो इसको हम एस्टीमेट्स कहेंगे। द डैश रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार वाई बार। तो आपको पता है ना कौन रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, यानी कि वाई हैट जो हमारे पास ये आ जाता है, वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये लाइन हमेशा पास करती है एक्स बार वाई बार से। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स टू पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। दो पैरामीटर्स सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के दो पैरामीटर्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ये गलत है, इसमें ना 3 पैरामीटर बेसिकली होते हैं इसमें या 4 पैरामीटर्स टोटल, इसके ना 4 पैरामीटर हैं रिग्रेशन लाइन में, यानी कि ये वाली यही कह लें, ये है ना, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा और x, ठीक है। और इस जो y है इसको हम म्यू कहते हैं, म्यू y ऑन x। अब इसके ये 4 पैरामीटर्स हैं, एक ये पैरामीटर है इसका, एक अल्फ़ा पैरामीटर है, एक बीटा पैरामीटर है और सिग्मा स्क्वायर भी एक पैरामीटर। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स 4 पैरामीटर्स अल्फ़ा बीटा ये और ये। अब इसमें ये एरर का एक फैक्टर आ जाता है कि कितना उसमें वेरिएट कर रहा है, ये भी इसका है पैरामीटर। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज सिंपल इन दैट देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी ये इंपॉर्टेंट एक है पॉइंट कि y ऑन x का क्या मतलब है कि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो ऐसा भी बाज़-औक़ात होता है। और ये सिंपल है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, लेकिन ऐसा भी बाज़-औक़ात होता है, मैं आपके सामने लिखती हूँ कि अगर y इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस या a लिख लें, a प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, या समथिंग x, इधर x है तो इधर z हम लिखते हैं, यानी कि कोई और ये डिपेंड कर रहा है और ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट है इस इक्वेशन में। तो जब एक इक्वेशन में 2 इंडिपेंडेंट हों और एक डिपेंड कर रहा हो, वो हमारे पास सिंपल लीनियर नहीं रहती। लेकिन सिंपल लीनियर में क्या है, सिंपल लीनियर में द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स, द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज सिंपल इन दैट देयर इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट, कि उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। द पैरामीटर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द स्लोप नहीं, अल्फ़ा स्लोप नहीं होता, अल्फ़ा इंटरसेप्ट होता है, बीटा स्लोप होता है। अल्फ़ा इज़ द स्लोप एंड पैरामीटर बीटा इज़ इंटरसेप्ट, नहीं ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा, ये भी फॉल्स है। रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा को कहते हैं, जिसको स्लोप है ना, जिसका दूसरा नाम। द पैरामीटर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन। जी ये ठीक है, अल्फ़ा को हम एक तो इंटरसेप्ट बोलते हैं और ये वाई इंटरसेप्ट है। इन रिग्रेशन एनालिसिस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑलवेज प्रीफिक्स्ड वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ रैंडम। जी ये ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो वो रैंडम है और जो रिग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो पहले से हम फिक्स कर लेते हैं, वो नॉन रैंडम होता है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट squares says that the sum of squares of residual of observed values from their corresponding estimated value should be least possible, कि उसका स्केयर जो है ना सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल, यानी कि ये वाला समीशन ई स्केयर। समीशन ई का अगर जिक्र हो ना, समीशन ई आपको पता है 0 के बराबर होता है, और समीशन ई स्केयर जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है, ये ट्रू है। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर्स इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एस्टिमेट्स ए एंड बी ऑफ द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। जी ये करेक्ट है। द कॉन्स्टेंट्स बी एस्टिमेट्स द पैरामीटर बीटा रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन।
जो बी है ना, ये बीटा जिसको हम कहते हैं, ये एस्टिमेट है इस बीटा पैरामीटर का बी, इसको हम स्लोप कहते हैं। द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। नो, ये फॉल्स है। आर जो है ना, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से, लेकिन बी नहीं है। बी वाई एक्स डिफरेंट होगा, बी एक्स वाई डिफरेंट होगा, बी यू वी डिफरेंट होगा, बी वाई एक्स डिफरेंट होगा, यानी कि बी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट, ये लिखा ना इंडिपेंडेंट है और आगे फॉल्स लिखा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज़ यूज टू एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। जी ये ठीक है। द कोरिलेशन एनालिसिस इज़ पॉसिबल व्हेन बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रैंडम। जी, कोरिलेशन एनालिसिस तभी पॉसिबल हो सकेगी जब एक्स वाई दोनों रैंडम हो। इक्वेशन में तो आपको, रिग्रेशन इक्वेशन में तो आपको कहा गया था ना कि वाई रैंडम है लेकिन एक्स नॉन रैंडम है, लेकिन कोरिलेशन में दोनों रैंडम होंगे, एक्स वाई दोनों। If the two variables move in the same direction, the correlation is positive. If the two variables move opposite direction, the correlation is negative. Next इसकी है, लास्ट पेज रह गया है स्टूडेंट्स इसका, आप देखें। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन द ओरिजिन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। द कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो है इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि मैं आपके सामने ये फार्मूला लिख देती हूँ। आर किसके बराबर होता है, प्लस माइनस बी, दोनों बी, यानी कि एक वाई एक्स और एक एक्स वाई, इन दोनों के ये जो अंडर रूट लगा ना, इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है कि कोई सी अगर दो वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और पावर में 1/2 लिख लें। तीन वैल्यूज़ का लेना है तो तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें और पावर में 1/3 लिख लें। तो यहाँ पे चूँकि दो वैल्यूज़ हैं तो पावर में 1/2 यानी कि अंडर रूट, तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन गया ना। The correlation coefficient R is the geometric mean of the two regression coefficients. R is equals to 0. अब ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़े ध्यान से सुने और आप इसको याद करने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। आपको MCQs यहाँ से आएंगे इंशाल्लाह। R is equals to 0 indicates that the two variables are linearly independent. आर का ज़ीरो होने का मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। ये ट्रू है कि हम स्ट्रेंथ बताते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ अ पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट रो, इसको रो कहते हैं, रो। जी एग्जैक्ट, ये भी ट्रू है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट R इज़ नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये फॉल्स है। R जो है ना, ये कह लें कि बड़ा ही अच्छा एक हमारे पास है कि ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल से, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल होता है, ये नॉट सिमेट्रिकल नहीं होता, ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और इसमें एक्स वाई दोनों का रैंडम होना ज़रूरी है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंजेस विद अ चेंज ऑफ ओरिजिन, नो, ये चेंज नहीं होता ओरिजिन के चेंज से। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, जी ये अफेक्टेड नहीं होता चेंज ऑफ ओरिजिन से। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ प्योर नंबर विच इज़ यूनिटलेस, ये एक प्योर नंबर है जो कि यूनिटलेस है, जी इसका कोई यूनिट भी नहीं है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, जी इसकी रेंज है एग्जैक्ट। आर इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि उनमें पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, जी ट्रू। आर नेगेटिव होने का मतलब है कि उनमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ये भी ट्रू है। आर इज इक्वल टू 0 इंडिकेट्स दैट वन रिग्रेशन लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड द अदर रिग्रेशन लाइन इज़ वर्टिकल, जी ये भी ज़रूरी है कि आर 0 का मतलब है कि दोनों में कोई रिलेशन मौजूद ही नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये भी ट्रू है। ईच ऑफ द टू एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स बार वाई बार, जी ये भी ट्रू है कि उस लाइन से गुजरती है, एक्स बार वाई बार पॉइंट से गुजरेगी, ये जो लाइन है रिग्रेशन लाइन। वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट द एक्स एंड वाई वैल्यूज़ फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, नहीं ये गलत है स्टूडेंट्स। वाई ऑन एक्स का मतलब है कि वाई इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब अगर आप कहें कि हम इस इक्वेशन से
एक्स पुट करके वाई का आंसर निकाल लें या वाई पुट करके एक्स का आंसर निकाल लें तो ये गलत है। इस इक्वेशन से हम सिर्फ वाई का आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये सिर्फ एक मैथ्स की इक्वेशन होती तो उसमें हम ऐसा पॉसिबल था कि वाई पुट करके एक्स निकाल लें या एक्स पुट करके वाई निकाल लें, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्टैट्स की रिग्रेशन लाइन है। इसमें हम इंडिपेंडेंट को ही एस्टिमेट कर सकते हैं। ये पुट करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे, ऑपोजिट हम नहीं चल सकते। इसलिए वी कैन ऑलवेज एस्टिमेट द एक्स एंड वाई, दोनों नहीं हम निकाल सकते। वाई ऑन एक्स इक्वेशन के लिए हम सिर्फ वाई निकाल सकते हैं। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज़ दिस वन, एंड ये रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब ये बी की वैल्यू, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी को कहते हैं। बी किसका? बी एक्स वाई का। ये हमारे पास बी एक्स वाई है, एंड ऑफ y ऑन x, ये भी b है लेकिन ये yx है। ये एक्स वाई का b और ये yx का b है। तो ये देखें, इसका माइनस साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है, कोई इसमें गलती है, इट फॉल्स। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y का भी माइनस है और y ऑन x का भी माइनस है, ये दोनों माइनस में, इट मीन्स ये ट्रू हैं। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट हैव सेम साइन। जी एग्जैक्टली ट्रू, इनका सेम साइन होना ज़रूरी है। इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन y इज़ -1.2 और y ऑन x का -0.3 है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये तो r का एक डिफरेंट साइन प्लस साइन, इन दोनों का माइनस, इसका प्लस, तो ये भी फॉल्स है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है कि एक इसका माइनस साइन आ रहा है और दूसरे b का भी माइनस साइन है और आर का वो कह रहे हैं प्लस साइन है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ये फॉल्स है। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि बी, रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब बी, एक बी दूसरे बी के बराबर है, नहीं, इक्वल नहीं होता, लेकिन उनका साइन इक्वल होता है। जी, आई होप स्टूडेंट्स आपको 14 चैप्टर रिग्रेशन, इक्वेशन और कोरिलेशन की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला है, कुछ क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।